नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। उत्तर प्रदेश में अभी हालिया घटनाक्रम में आजम खान को दोषी पाया गया। जो रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट है उसने आजम खान को भड़काऊ भाषण देने के आरोप में उनको दोषी करार दे दिया है। ये मामला 7 अप्रैल 2019 का है, जब वो मिलक विधानसभा के एक गाँव में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उस समय उन्होंने जो बातें कही थी वो भड़काऊ भाषण के अंतर्गत उस पर मामला दर्ज हुआ था। अब जो रामपुर की कोर्ट ने ये सज़ा गुरुवार को सुनाई। गुरुवार को जो सज़ा हुई वो आईपीसी की धारा 153A, 505A और 125 इन धाराओं के तहत आजम खान को का जो है वो दोषी करार दिया गया है। अब ये तय है कि इसमें 3 साल से ऊपर की सज़ा होगी, और अगर 3 साल से ऊपर की सज़ा होगी तो फिर आजम खान की विधानसभा सदस्यता जाना भी तय है। आजम खान की विधायकी उसके बाद चली जाएगी। अब ये तो बहुत सामान्य सी चीज़ हो गई। आजम खान के ऊपर पहले से ही 80 से ज़्यादा मुकदमे उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। 100 से ज़्यादा मुकदमे थे, ख़त्म होते होते अभी 80 की संख्या लगभग रह गई है। जो पहले से मुकदमे हैं, लंबे समय तक सीतापुर की जेल में रहे, अब वो जेल से बाहर हैं, फिर उनको दोषी करार दे दिया गया। अब विधानसभा की सदस्यता जाना लगभग तय माना जा रहा है। पर जिस भड़काऊ भाषण को लेकर के आजम खान को दोषी करार दिया गया है, सज़ा की बात हो रही है, विधानसभा सदस्यता जाने की बात हो रही है, वो भड़काऊ भाषण देने वाले आजम खान अकेले नहीं है। कई ऐसे और भी नेता हैं जो तमाम दूसरे दलों से संबंध रखते हैं। इसमें से कई ऐसे नेता भी हैं जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं। आजम खान को जब सजा होती है तो फिर ये सवाल उठना लाजिम है कि आखिर जो भाजपा के से जुड़े हुए तमाम नेता हैं या जिनकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से मिलती है, उन पर आखिर कब आरोप तय होंगे, कब उनको दोषी पाया जाएगा। ऐसे चंद जो नाम हैं उसमें नुपुर शर्मा का नाम है, अनुराग ठाकुर का नाम है, परवेज वर्मा का नाम है, कपिल मिश्रा का नाम है, यति नरसिंहानंद का नाम है, सरजुल इस्लाम का नाम है, असदुद्दीन ओवैसी का नाम है। इसमें कई सारे नेता हैं। आश्चर्य की बात यह है कि जो नेता भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, उन पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप तो लगा, लेकिन उनके ऊपर एफआईआर तक नहीं दर्ज हुई। आरोप में दोषी पाना, सजा देना तो बाद की बात हो गई, एफआईआर भी नहीं दर्ज हो पाई। नुपुर शर्मा का ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के एक टीवी डिबेट में बयान आता है, जिसके बाद देश में खूब हो हल्ला मचता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जो था उसने दबाव बनाया। उसके साथ साथ दुनिया के कई मुस्लिम बाहुल्य जो देश हैं उन्होंने भारत के ऊपर दबाव बनाया। इनफैक्ट कई देशों में तो दबाव यहाँ तक था कि भारत की तरफ से सार्वजनिक माफ़ी मांगी जानी चाहिए, पर हालांकि ऐसा हुआ नहीं। भारत ने माफ़ी नहीं मांगा। बाद में नुपुर शर्मा ने माफ़ी मांगा और नुपुर शर्मा ने अपने शब्द भी वापस लिए। भारत सरकार की तरफ से ये कहा गया कि ये जो बयान है ये फ्रिंज एलिमेंट यानी शरारती तत्वों द्वारा दिया गया। इसके अलावा नुपुर शर्मा पर मुंबई पुलिस ने मामला दर्ज किया, दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया। नुपुर शर्मा पर जब बवाल बढ़ा तो भारतीय जनता पार्टी ने, उस समय चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता थी, तो पार्टी ने उनको प्रवक्ता पद से हटा दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया। आज नुपुर शर्मा पर क्या कार्रवाई हुई है किसी को नहीं मालूम। इसी के साथ अनुराग ठाकुर का नाम आता है। अनुराग ठाकुर ने 2020 में दिल्ली के रिठाला में एक बयान दिया था, नारे लगवाए थे, उसमें गिरिराज भी मौजूद थे। इस मामले को लेकर के ये कहा गया कि बाकायदा उसमें गाली के लिए जो शब्द इस्तेमाल होते हैं वो भी आए थे, पर इस मामले में एफआईआर तक दर्ज नहीं हो पाई। ऐसा ही मामला हुआ था परवेज वर्मा का। परवेज वर्मा ने भी एक नहीं बल्कि 2 बयान दिए बैक टू बैक। इन्होंने दिल्ली शाहीन बाग को लेकर के बयान दिया। इन्होंने कहा कि जो इनका लोकसभा क्षेत्र है, जब सरकार आएगी दिल्ली में तो जो भी सरकारी ज़मीन पर मस्जिद बने वो 1 महीने के बाद दिखाई नहीं देंगे। इसके अलावा शाहीन बाग को इन्होंने कहा कि जो शाहीन बाग में लोग हैं, जो वहाँ पर जो सीए एनआरसी को लेकर के जो धरने चल रहे थे उसको लेकर के कहा कि उसमें से बहुत सारे लोग जो है वो गायब हो जाएंगे। तो इस तरीके की चीज़ें कही गई, इस तरीके के बयान आए जो भड़काऊ भाषण की श्रेणी में रखे गए, पर मामला दर्ज नहीं हुआ, कोई एफआईआर इनके ऊपर दर्ज नहीं हुई। कपिल मिश्रा का फरवरी 2020 में एक बयान आता है, जिसके बाद हो हल्ला मचता है, पर मामला उसमें भी नहीं दर्ज हुआ। सीए को लेकर के ये मामला था, सीए को लेकर के इन्होंने बयान दिया, वो भी मामला भड़काऊ भाषण का था, पर इसमें एफआईआर दर्ज नहीं हुई। यति नरसिम्हानंद ने अप्रैल 2022 में बाकायदा दिल्ली में हिंदू महापंचायत की सभा करवाई। ये जो सभा थी इसमें कई तरह के भड़काऊ भाषण दिए गए, अल्पसंख्यक समुदाय को टारगेट किया गया। इन सब के बावजूद भी
जब खूब हो हल्ला मचा तो पुलिस ने इस पर एफआईआर दर्ज किया। एफआईआर के बाद आज तक कोई कार्रवाई उस पर फिलहाल अभी तक जानकारी में नहीं है। शरजील इस्लाम का नाम आता है, असदुद्दीन ओवैसी का नाम आता है, निरंजना ज्योति और साध्वी जो प्रज्ञा ठाकुर हैं उनका नाम आता है। ये सब के सब ऐसे नेता रहे हैं जो बेहद अपने भाषणों के लिए जाने जाते हैं, जो अक्सर अल्पसंख्यक समुदाय को टारगेट करके भाषण देते हैं। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय को दबाने के लिए जो है बहुत लंबे समय से वो जनसंख्या को लेकर उन्होंने बात की, ज़्यादा बच्चे पैदा करने की बात की, फिर उनको कहा कि हिंदुओं को कम से कम बच्चे पैदा करें। इस तरीके के बेतुके बयान ये लोग देते रहते हैं और इन्हीं बयानों के चलते लोग सुर्खियों में रहते हैं। आरोप ये भी लगता है कि इन्होंने इस तरीके के बयान दिए भड़काऊ भाषण की श्रेणी में आता है। अभी बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भड़काऊ भाषण को लेकर बेहद तल्ख टिप्पणी की। बावजूद इसके जो ये कार्रवाइयाँ हैं, एक तरफ आजम खान पे कार्रवाई होती है, वहीं जो सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोग हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो ऐसे में ये सवाल उठना लाजिम है कि क्या ये कार्रवाइयाँ भी टारगेट बेस्ड हैं? केवल विपक्ष के नेता ही आखिर दोषी क्यों पाए जाते हैं? क्यों कोई सत्ता पक्ष का नेता दोषी नहीं हो पाता है? तो इस तरीके के सवाल उठते रहेंगे अगर जो कार्रवाइयाँ हैं उनमें भेदभाव होता रहेगा। एक तरफ दोषी करार दे दिया जाएगा, विधानसभा की सदस्यता चली जाएगी, दूसरी तरफ एफआईआर तक नहीं दर्ज होगी, तो इस पे सवाल उठते रहेंगे। कोर्ट ने भले ही बीते दिनों इन मामलों में जो है संज्ञान लेना बढ़ाया है, टिप्पणियां तल्ख की हैं, कई सारी बातें भी, कई सारे निर्देश भी सुप्रीम कोर्ट ने दिए, पर इनको नेता कितना फॉलो करते हैं ये एक देखने वाली बात होगी। उसका कारण ये है कि नेता लोगों को खुद से कनेक्ट करने के लिए इस तरीके का भाषण देते हैं, लोगों को ये भाषण पसंद आते हैं और इसी के चलते नेता बार बार ऐसा भाषण देते हैं। तो अब आने वाले समय में न केवल कोर्ट बल्कि लोगों की भी जिम्मेदारी होगी कि नेताओं के भाषणबाजी पर, जुबान पर लगाम लगाने का काम किया जाए। इसके अलावा जो भी सरकार जिस भी देश में, जिस भी प्रदेश में है, उसकी भी ये जिम्मेदारी है कि चाहे वो सत्ता पक्ष से जुड़ा हुआ नेता हो या विपक्ष से जुड़ा हुआ नेता हो, अगर इस तरीके के भाषण जिससे समाज को, देश को नुकसान हो, ऐसे को कंट्रोल किया जाए और उन पर उचित रूप से कार्रवाई हो, जिससे कि इस तरीके के सवाल न उठें कि आखिर क्यों ये कार्रवाइयाँ केवल टारगेट बेस्ड होती हैं। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।